हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। और इसी सीरीज में लास्ट क्लासेस में हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा कि रेप क्या होता है, द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड उसके बाद हमने पढ़ा कि रेप के लिए पनिशमेंट क्या है। फिर उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस पढ़े कि कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें रेप के लिए कितनी पनिशमेंट है, इन जनरल रेप के लिए क्या पनिशमेंट है, अगर बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज अगर किसी गर्ल का रेप होता है तो वहां पे क्या पनिशमेंट है, या फिर अगर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज अगर किसी लड़की का रेप होता है तो वहां पे क्या पनिशमेंट है। ये सारा हमने पढ़ा था। उसके बाद कल की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी गैंगरेप के रिगार्डिंग। ठीक है। और उसमें गैंगरेप में भी हमने फिर डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स पढ़े थे कि अब अबव 18 अगर किसी वुमेन का रेप होता है तो वहां पे क्या पनिशमेंट रहेगी, किस तरह से हम उसको डील करेंगे। और अगर जो वुमेन है उसके एज बिलो 18 है, फिर हमने पढ़ा अगर बिलो 16 है, और फिर हमने पढ़ा अगर बिलो 12 है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स हमने पनिशमेंट के रिगार्डिंग पढ़े थे। और इसी सीरीज में यानी कि सेक्सुअल ऑफेंस की सीरीज में ही आगे के सेक्शंस यानी कि सेक्शन 73 से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास को। तो सेक्शन 73 किस चीज के रिगार्डिंग है? कल मैंने एक बात बताई थी कि जो सेक्शन 228A था पहले आईपीसी में, कि आप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कोई भी मीडिया हाउस, कोई इन जनरल कोई पब्लिकेशन हाउस है, या फिर कोई भी ऐसा प्रिंट आता है न्यूज़पेपर के जरिए जो उस विक्टिम की आइडेंटिटी को, किस विक्टिम की आइडेंटिटी को, जिस विक्टिम के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो विक्टिम है कौन से ऑफेंसेस की, जो सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68 यानी कि सारा 64 से लेके 71 तक जितने भी ऑफेंसेस हमने पढ़े हैं, और उन ऑफेंस की कोई विक्टिम है और उसकी अगर आइडेंटिटी को कोई भी प्रिंट कर देता है या पब्लिश कर देता है तो उसकी लायबिलिटी हमने कल वाली क्लास में पढ़ी थी। ठीक है। उसमें 3 ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनमें आइडेंटिटी को रिवील किया जा सकता है। पहला हमने पढ़ा था कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो पुलिस स्टेशन का एसएचओ है या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो ये चीज रिटर्न में दे देता है कि आइडेंटिटी रिवील करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए असिस्ट करेगा। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर जो विक्टिम है वो रिटर्न में ऐसे परमिशन दे देती है, अथॉरिटी दे देती है कि यू कैन पब्लिश माय नेम, यू कैन पब्लिश माय आइडेंटिटी, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, तो उस केस में भी जो प्रिंट या पब्लिकेशन उनका हो सकता है। और थर्ड जो चीज थी वो ये थी कि अगर विक्टिम की डेथ हो चुकी है, या विक्टिम चाइल्ड है, या फिर विक्टिम अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, यानी कि किसी भी तरह से वो वल्नरेबल है, उसकी जो कंसेंट है वो लीगली वैलिड कंसेंट नहीं है, तो उन केसेस में कंसेंट कौन दे सकता था? नेक्स्ट ऑफ द किन। फिर हमने एक्सप्लेनेशन या प्रोवाइजो में ये पढ़ा कि वो कंसेंट किसको दी जाएगी, सेक्रेटरी या चेयरपर्सन जो होते हैं सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस के। और फिर एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा कि जो चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उन्हीं को परमिशन दी जा सकती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई प्रिंट कर देता है या पब्लिश कर देता है किस चीज को, एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स। मतलब क्या कि अगर मान लो कहीं पे प्रोसिक्यूशन हुआ किसी पर्सन का, किसी मेन का, कौन से ऑफेंस में? सेक्शन 64 से लेकर 71 तक के कोई भी ऑफेंस में, रेप का है, चाहे वो माइनर के रेप का है, चाहे वो पर्सन इन अथॉरिटी ने इंड्यूस और सिड्यूस किया है उस तरह से रेप का है, या फिर आप ये कहें गैंग रेप का है। अगर 64 से लेके 71 तक का कोई भी ऑफेंस हुआ है किसी भी अक्यूज्ड के खिलाफ, तो उसमें जो विक्टिम रही है या फिर उसका जो प्रोसिक्यूशन होने के बाद जो ट्रायल चल रहा है, जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और उस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कोई भी प्रिंट कर देता है या पब्लिश कर देता है विदाउट प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। यानी कि यहां से आपको क्या समझ आया कि अगर पब्लिश करना है, अगर प्रिंट करना है, तो पहले इंफॉर्मेशन, पहले परमिशन कौन देगा? कोर्ट देगा। कौन सा कोर्ट? जिसमें वो प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है। अगर उस कोर्ट की जिसमें प्रोसीडिंग चल रही है उसकी आपके पास परमिशन है, और उसके बेस पे अगर कुछ भी उस प्रोसीडिंग के दौरान जो भी हुआ है तो उसको प्रिंट या पब्लिश किया जाता है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को, कौन से कोर्ट की प्रोसीडिंग को, कौन सी प्रोसीडिंग को?
कि सेक्शन 64 से 71 तक के ऑफेंसेस के रिगार्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रहा है और उसको कोई भी मीडिया हाउस या फिर न्यूज़पेपर वाले अगर प्रिंट कर देते हैं, अगर पब्लिश कर देते हैं, तो उस केस में और विदाउट द कोर्ट्स परमिशन अगर उसको प्रिंट या पब्लिश करते हैं तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है कितने दिन की, 2 साल तक की, प्लस फाइन। यानी कि फाइन शेल है, मैंडेटरी है, फाइन रहेगा ही रहेगा। और जो इम्प्रिजनमेंट का डिस्क्रिप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, इधर डिस्क्रिप्शन, यानी कि सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। उसके बाद इस सेक्शन के साथ एक एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है। वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, वो एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर कोई परमिशन नहीं, सॉरी, अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में और वहां की अगर आप जो प्रोसीडिंग है उसको पब्लिश करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, तो उस केस में आप पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहीं से प्रेसिडेंट सेट होते हैं, वहीं से आपको लीगल नॉलेज भी मिलती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी इन जनरल क्या होना चाहिए कि जो विक्टिम है उसका नाम रिवील नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक अलग ऑफेंस है। सेक्शन 72 में हमने पढ़ा था वो एक अलग ऑफेंस है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रोसीडिंग में क्या हुआ वो आप प्रिंट कर सकते हो, वो आप पब्लिश कर सकते हो, लेकिन वही सेम चीज फिर से आती है। बहुत सारे केस आप पढ़ेंगे एक्स वर्सेस वाई, जैसे कि आपने पढ़े मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वगैरह के केस, उसी तरह से जितने भी सेंसिटिव ऑफेंस होते हैं, रेप का लगा लो या फिर कोई और सेक्सुअल हरासमेंट का लगा लो, उनमें इन जनरल नाम विक्टिम का पब्लिश नहीं किया जाता, या तो कोई फिक्टिशियस नेम होता है या फिर XYZ वगैरह कुछ लिख दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या कहता है, सेक्शन 74 कहता है असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। सेक्शन 74 आईपीसी का सेक्शन 354। ठीक है, ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन, मेन, क्योंकि हम इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस में जब बीएनएस की बात करते हैं तो हम सारे के सारे वो ऑफेंस पढ़ते हैं जिनको कमिट करने वाला कोई मैन होता है किसके अगेंस्ट है, वुमेन के अगेंस्ट। बिकॉज स्टार्टिंग की क्लास में ही जब हमने ये वाला चैप्टर शुरू किया था, जब हम रेप की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं बीएनएस की, तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। यहाँ के सेक्सुअल ऑफेंसेस जेंडर न्यूट्रल नहीं है। पोक्सो आपका जेंडर न्यूट्रल है, वहां पे विक्टिम मेल चाइल्ड भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में विक्टिम हमेशा क्या होती है, फीमेल होती है। तो ये कहता है कि अगर कोई भी मैन क्या यूज करता है, या तो असोल्ट करता है किसी वुमेन के साथ, फीमेल के साथ, या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है। अब असोल्ट क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, जनरल आप समझ लो, इसकी जो डिटेल्ड डेफिनेशन है वो आगे हमने बीएनएस में कवर करनी है। असोल्ट का मतलब मारपीट, और क्रिमिनल फोर्स का मतलब किसी भी तरीके से फोर्स यूज करके उसके साथ ये चीज करना जो सेक्शन 74 में दी हुई है। ठीक है, क्रिमिनल फोर्स का मतलब है फोर्स यूज किया किस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला अनोई हो, सामने वाले को गुस्सा आए, उसकी सहमति नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्रिमिनल फोर्स कह देते हैं। यानी कि कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए या उसको अनोय करने के लिए अगर आपने फोर्स यूज किया है तो वो क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। ठीक है, जनरली आप यहाँ पे समझ लीजिए, किसी वुमेन के साथ विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। इंटेंशन क्या है, he wants to outrage the modesty of that woman। ठीक है, डिस्टर्ब करना चाहता है, उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझो कि मोडेस्टी क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में कि हम कह रहे हैं कि आउटरेज करना चाहता है उसकी मोडेस्टी को, देन व्हाट इज मोडेस्टी। एज सच आप देखेंगे कि मोडेस्टी यहाँ पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। किसी भी अगर केस लॉ की बात करते हैं तो वहां पे भी हम एक, मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट में आप डेफिनेशन को फिल आउट कर सकते हो कि ये मोडेस्टी है और ये मोडेस्टी नहीं है, इस चीज को हम आउटरेजिंग मोडेस्टी मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा, ये सामने वाले के कंडक्ट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर किसी वुमेन के ब्रेस्ट को टच किया जाता है, पोस्टीरियर को टच किया जाता है, जेनाइटल्स को टच किया जाता है, तो हो सकता है वो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी हो। लेकिन अगर इंटेंशन या नॉलेज उस तरह की नहीं है तो हो सकता है वो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी में ना आए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हर एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे कि कौन सी चीज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी में जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी।
क्लियर है? अब यहाँ पे जब मॉडेस्टी को डिफाइन करने की बात आई तो हम डील करते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एक लैंडमार्क केस है, शायद सबको पता होगा, 1997 का केस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। विशाखा एक एनजीओ है जो वुमेन वर्कर्स के लिए काम कर रहा है, और उसने केस फाइल किया किस चीज के रिगार्डिंग? एक राजस्थान में क्या होता है, एक छोटा सा गांव है, वहां पे एक लेडी वर्कर है जो क्या कर रही है, वहां पे जो ये होते हैं, आप आंगनबाड़ी कह लीजिए या फिर पीएचसी कह लीजिए, वहां पे काम करने वाली वो लेडी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक वर्किंग वुमन है। ठीक है, उसका नाम होता है भंवरी देवी। उस टाइम पे बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था तो नेम रिवील हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वहां उस गांव में कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है। अब उस लेडी की ड्यूटी है कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करना है, इन्फॉर्म करना है, अगर कुछ भी ऐसा नॉलेज में आता है तो वो वहां पे जाके उस चाइल्ड मैरिज को रुकवा देती है, इन्फॉर्म कर देती है पुलिस वालों को या फिर प्रशासन को, जैसे भी, और वो चाइल्ड मैरिज नहीं हो पाती है। तो इसके बाद वो पूरी की पूरी कम्युनिटी जिनके बच्चे की मैरिज हो रही थी वो पूरी ऑफेंड हो जाती है, और उसके बाद उसमें से कुछ लोग भवरी देवी के साथ गैंगरेप करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो एनजीओ है, इनका क्वेश्चन ये था कि क्या कोई ऐसा प्रोविजन बनाया गया है जो वर्किंग वुमेन के लिए प्रोटेक्शन दे सके। कहाँ पे? जब वो अपने वर्क प्लेस पे है। ठीक है, उनका जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, यानी कि वर्किंग वुमेन के साथ हो सकता है बहुत सारी चीजें वहां पे हो रही है, उनको प्रॉपर ऑफ नहीं मिल रही, मेंस्ट्रुअल लीव नहीं मिल रही, या फिर हो सकता है उनकी मेटर्निटी लीव में, वो चीजों से डील ही नहीं किया। यहाँ पे जो बात हो रही थी वो हो रही थी सेक्सुअल ऑफेंसेस की। उसमें आपका सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, उसमें और एग्रीवेटेड फॉर्म्स हो सकती है, रेप हो गया, गैंग रेप हो गया जैसा इस केस में था, या फिर और कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस। यानी कि जो सेक्सुअल हरासमेंट विमेन का हो रहा है, कहाँ पे? वर्क प्लेस पे। उनके लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए ताकि वो वर्क प्लेस पे अगर सेफ महसूस करती हैं तो जो विमेन का पार्टिसिपेशन है, वर्किंग विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उनकी आउटपुट अच्छी रहेगी, वो खुद को सेफ एंड प्रोटेक्टेड अगर महसूस करेंगी तो ज्यादा से ज्यादा होगा कि विमेन वर्क करना चाहती हैं, वो अपने घर से निकलना चाहती हैं। लेकिन अगर वो बाहर से अगर ऐसे न्यूज सुनने लग जाती हैं तो उसके बाद क्या होगा, एक साइकोलॉजी में ये आ ही जाता है कि सेफ नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ना तो ऐसा होगा कि फैमिली अलाउ कर दे, और ना वो खुद से चाहेंगे कि हम बाहर निकले। तो इस केस में ये बहुत लैंडमार्क केस था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और इसी की आउटकम थी आपका पोस्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एक्ट। ठीक है, तो जब तक एक्ट नहीं आया था, जब तक एक्ट को फाइनली इनेक्ट नहीं किया गया था 2013 तक, तो उससे पहले पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दे दी थी, और आप कह सकते हैं कि वो एक्ट उन्हीं गाइडलाइंस को मॉडिफाई करके लेजिस्लेटिव लैंग्वेज में लिख दिया गया है। ठीक है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा काइंड ऑफ एक प्रोसीजर और सारा का सारा उसके रिगार्डिंग जो भी सब्सटेंटिव चीजें हैं वो इनेक्ट कर दी थी एक गाइडलाइंस के तौर पे, और उनको हर जगह सर्कुलेट करवा दिया गया था कि ये फॉलो अप होनी चाहिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है इसको डिफाइन किया था बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह की पनिशमेंट हो सकती है, क्या क्या होगा, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ था। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक लैंडमार्क केस बन जाता है, और वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 354 आईपीसी यानी कि सेक्शन 74 बीएनएस के एलिमेंट्स की भी बात करी थी। तो इसमें कहा गया था सबसे पहली चीज, ये जो ऑफेंस है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, ये अगेंस्ट वुमेन ही होना चाहिए एंड शुड ऑल्सो बीन कमिटेड बाय द मेन ओनली। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो उस पर्सन की इंटेंशन है वो किस चीज की होनी चाहिए, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। लेकिन जब आप सेक्शन की इंटरनल उसकी बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे कहता है कि हु एवर असोल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स विद द इंटेंट टू आउटरेज द मोडेस्टी और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू आउटरेज द मोडेस्टी। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि उसकी मालाफाइड इंटेंशन हो, उसकी कल्पेबल इंटेंशन हो। अगर उसको नॉलेज है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं उससे किसी वुमेन की मोडेसिटी आउटरेज हो सकती है, तो ओनली मियर नॉलेज इज सफिशिएंट। ठीक है, ये प्रूव करना, क्योंकि इंटेंशन की बात करें
थोड़ा सा ज्यादा मतलब डार्क काइंड ऑफ मेंस्ट्रिया है, तो प्रूव करना थोड़ा टफ है, ठीक है। लेकिन नॉलेज में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा देते हैं कि क्या किसी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन को इस चीज का पता होता है। अगर उसको पता है तो आपको भी पता होना चाहिए। तो नॉलेज को थोड़ा इजीली प्रूव किया जा सकता है। इंटेंशन को आप उसके कंडक्ट से प्रूव करते हो जनरली, कि वो इस तरह से काम कर रहा था, उसने अब इसके बाद ये किया, इससे प्रूव होता है कि उसकी इंटेंशन ही ये काम करने की थी, उसकी डिजायर ही ये थी कि मैं ऐसा कोई एक्ट करूं। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सबसे पहली बात यह है कि इंटेंशन ही जरूरी नहीं है, अगर नॉलेज भी थी, एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का दिमाग भी अगर आपने लगाया होता तो आपको पता होता है कि मैं जो एक्ट करने वाला हूं उससे किसी वुमन की मोडेस्टी आउटरीच हो रही है, ठीक है। तो नॉलेज भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट, ये ही सेम चीज बोली गई थी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए के चोपड़ा 1999 सुप्रीम कोर्ट। ये भी जब हम पोस्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, या फिर आप सबका डाउट होगा कि व्हाट इज मोडेसिटी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये क्वेश्चन आया था 1967 में, ठीक है। केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, और क्वेश्चन जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था वो ये था कि क्या कोई 7.5 साल की या 7.5 महीने की बच्ची की भी कोई मोडेसिटी होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि मोडेसिटी की एज सच कोई डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन मोर और लेस इट इज रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ वुमेन, ठीक है। कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल इंटेंट, एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल लस्ट या किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल टच इसमें इंक्लूड रहना जरूरी है। अगर कोई अडल्ट फीमेल है तो ठीक है, ऑन हर ऑन बॉडी वो रिफ्लेक्ट करती है कि उसकी एक मोडेस्टी है और क्या मोडेस्टी है आपको समझ आता है। लेकिन अगर कोई 7.5 महीने की बच्ची है, कोई 5 साल की बच्ची है, उसकी मोडेसिटी का क्या मतलब है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बच्ची अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, दैट डज नॉट मीन कि उसकी कोई मोडेसिटी नहीं है। वुमेन की बाय इट्स बर्थ एक मोडेसिटी होती है, ठीक है, एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर कोई लेडी सेन है उसकी भी मोडेस्टी है, कोई इनसेन है उसकी भी मोडेस्टी है। अगर कोई लेडी स्लेप्ट है उसकी भी मोडेस्टी है, अगर कोई लेडी अवेकन्ड है उसकी भी मोडेस्टी है, अगर कोई लेडी इंटेलिजेंट है उसकी भी मोडेस्टी है, कोई फूल है उसकी भी मोडेस्टी है। यानी वुमेन की बाय इट्स ओन जेंडर, या फिर ये कह लो कि फ्रॉम द बर्थ क्या रहती है, उसकी बॉडी में एक मोडेसिटी इंक्लूड है। अब उसको मोडेस्टी समझ आती है या नहीं आती है वो मैटर नहीं करता, आपकी इंटेंशन, आपकी नॉलेज कि आप आउटरीच करना चाह रहे थे उस मोडेस्टी को, वो मैटर करती है। क्लियर है? मोडेस्टी क्या होता है? मोडेस्टी इज मोर और लेस रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ दैट वुमन, ठीक है। फिर बहुत सारे केसेस में जो प्रॉब्लम आई वो आई कि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि आउटरीजिंग द मोडेस्टी और अटेम्प्ट टू रेप, इनमें क्या फर्क है, ठीक है, क्योंकि पनिशमेंट दोनों की अलग अलग है। तो कोई भी ये चाहेगा कि अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज लगे, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि अटेम्प्ट टू रेप में नहीं, आउटरेजिंग द मोडेस्टी में है, क्योंकि वो अपनी पनिशमेंट को डाउन लाना चाहता है। तो दोनों में क्या फर्क है? तो बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नोटिस किया कि बहुत ही थिन लाइन है अटेम्प्ट टू रेप में और आउटरेजिंग द मोडेस्टी में, ठीक है। अगर कोई ऐसा एक्ट होता है जिसमें आप ये नहीं प्रूव कर पा रहे कि सामने वाला, क्योंकि हमने रेप की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, रेप की डेफिनेशन में 4 चीजें होनी जरूरी है, पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन या फिर एप्लीकेशन। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि इनमें से कोई एक्ट होने वाला था या सामने वाला ट्राई कर रहा था पेनिट्रेट करने की इनटू द वेजाइना, एडन्स या यूरेथ्रा या फिर माउथ, अगर पेनिट्रेट करने की ट्राई कर रहा था तो ठीक है, वो अटेम्प्ट टू रेप में चला जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये एलिमेंट प्रूव नहीं कर पा रहे, आपको पता है कि सेक्सुअल नेचर का कोई एक्ट किया जा रहा था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस या फिर किसी भी वजह से अगर प्रोसिक्यूशन ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि ही वाज अटेम्प्टिंग टू पेनिट्रेट, तो उस केस में आप एटलीस्ट अटेम्प्ट टू रेप को तो आप प्रूव नहीं कर पाए, वो किस में फॉल कर जाएगा? आउटरेजिंग द मोडेस्टी में फॉल कर जाएगा। यानी कहीं ना कहीं एक डिग्री लेसर क्या है? आउटरेजिंग द मोडेस्टी, उससे ऊपर अटेम्प्ट टू रेप, और उसके बाद फिर जो सेक्सुअल एक्ट हुआ है उसका कमीशन तो है ही है,
ठीक है, तो इसमें एक बहुत थिन लाइन होती है, कई बार ये हमें लगता है कि ओवरलैप्ड है टोटली, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पे पेनिट्रेशन का, इंसर्शन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई अटेम्प्ट नहीं है, तो उस केस में अटेम्प्ट टू रेप आप प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटलीस्ट उसको ऐसे ही छोड़ देने के बजाय वो किस में चला जाएगा, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन में चला जाएगा। सॉरी। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन के साथ इस तरह से क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है, असोल्ट का यूज करता है, किस इंटेंशन के साथ या किस नॉलेज के साथ कि वो उसके मॉडेस्टी को आउटरीच करना चाहता है, तो वहां पे पनिशमेंट क्या रहेगी। 2013 में इस पनिशमेंट को बढ़ा के कर दिया गया, 2013 का क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो पोस्ट निर्भया आया था, तो यहाँ पे इस पनिशमेंट को कितना कर दिया गया है, 1 से 5 साल, यानी कि मिनिमम 1 ईयर, आइदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, और मैक्सिमम हो सकता है 5 साल प्लस फाइन, फाइन इंक्लूडेड रहेगा। ये आपका सेक्शन 74। ठीक है, एक इसी से मिलता जुलता और सेक्शन है सेक्शन 79, जो पहले होता था 509 आईपीसी 509। ये क्या कहता है, वर्ड्स, जेस्चर और एक्ट intended to insult modesty of a woman, outrage the modesty of woman and insult the modesty of woman। outrage का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप उस सेक्सुअल एक्ट को कमिट करने लग रहे हैं, और इंसल्ट का मतलब है कि आप उसकी मोडेस्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि एक वुमेन वहां पे खड़ी है और आप क्या कर रहे हैं, कोई भी सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं उस वुमेन के साथ कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई पर्टिकुलर वुमेन या फिर ग्रुप ऑफ वुमेन आपके टारगेट पे होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक एक क्लास है या फिर स्पेसिफिक एक वुमेन है जिसकी मोडेस्टी को आप इंसल्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इन जनरल ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि वो वुमेन वहां पे है कि नहीं है, और आप इस तरह की कोई गंदी गाली देते हैं, कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोई सेक्सुअल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह की फॉल लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं जो एक वुमेन के सामने नहीं की जानी चाहिए, जो उसकी मोडेस्टी को अफेक्ट कर सकती है, जो उसकी एक जो रिस्पेक्ट हम उस चीज के रिगार्डिंग रखते हैं कि सी इज अ वुमेन, सो शी शुड बी रिस्पेक्टेड लाइक दिस, तो उस चीज को जो भी चीज अफेक्ट करती है हम कहेंगे कि दैट वुड बी इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। लेकिन इसमें डायरेक्ट कोई टच नहीं होता, डायरेक्ट कोई इस तरह का एक्ट नहीं होता, जैसे मैंने उसमें बताया कि अगर अटेम्प्ट टू रेप तक चला जाता है तो ठीक है, वो उसमें फॉल कर जाएगा। जस्ट एक स्टेप बिहाइंड कौन होता है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, किसी की ब्रेस्ट को टच करना, पोस्टीरियर को टच करना, जेनेटल्स को टच करना, किसी को गंदे तरीके से कोई ऐसा एक्ट करना, उसकी बॉडी को किसी भी तरीके से ऐसे फील कराना कि उसकी मॉडेस्टी अफेक्ट हो, वो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी में। लेकिन किसी वुमेन के प्रेजेंस में कुछ करना, वो इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन में जाएगा। ये क्या कहता है कि हु एवर क्या करता है, कोई ऐसा वर्ड, अटर्स एनी वर्ड, मेक्स एनी साउंड और जेस्चर, कोई इस तरह की आवाज निकालता है, कोई इस तरह का जेस्चर करता है बॉडी का, एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फॉर्म, किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जिबिट करता है किसी भी फॉर्म में, क्या इंटेंशन के साथ, अगर वो कोई ऐसा वर्ड बोलता है तो वो चाहता है कि दैट वर्ड्स या दैट वर्ड या दैट फ्रेज शुड बी हर्ड बाय दैट वुमन। ठीक है, उसकी इंटेंशन है कि उसने उस वुमन को सुनाना है। या फिर अगर कोई वो ऐसा जेस्चर करता है या किसी भी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को एग्जिबिट करता है, तो उसके साथ में आपको मेंसरिया प्रूव करनी पड़ेगी कि वो इसलिए कर रहा था कि वो चाह रहा था कि उस वुमन को वह एक्ट दिखे, वो जेस्चर उस वुमन के नोटिस में आए। ठीक है, और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमन, यानी कि उस वुमन की प्राइवेसी में इंट्रूजन कर रहा है। ठीक है, तो ये कवर किसके अंडर होगा, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। और यहाँ पे जो पनिशमेंट रहेगी वो सिंपल इंप्रिजनमेंट रहेगी अप टू 3 years प्लस फाइन। सबसे ऊपर गैंग रेप, उसके बाद रेप, फिर अटेम्प्ट टू रेप, फिर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, और उसके बाद इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। पनिशमेंट उसी हिसाब से कम होती जाएगी। क्लियर है? तो ये आपका 74 और 79 में लैंग्वेज में आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक में आउटरेजिंग द मॉडेस्टी है, दूसरे में इंसल्टिंग द मॉडेस्टी है, लेकिन पनिशमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्राइम की इंटेंसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 75, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। ये क्या कहता है, ए मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, एक मैन है जो इनमें से कोई भी एक्ट कर रहा है, किसमें से, पहला फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस involving unwelcome and explicit sexual overtures,
कोई भी फिजिकल कांटेक्ट, हम बहुत क्राउडी अगर प्लेस में है तो ऐसा नहीं कि हम किसी से टच नहीं होते, लेकिन जो सामने वाला मैन है फिजिकल कांटेक्ट कर रहा है या किसी भी तरीके का कोई एडवांस वो अपनी तरफ से दे रहा है उसमें क्या होना चाहिए, एक सेक्सुअल ओवरटोन होना जरूरी है। नॉर्मल टच, फिजिकल कांटेक्ट सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता अनटिल एंड अनलेस कोई भी सेक्सुअल ओवरचर्स या सेक्सुअल ओवरटोन उस पे इंक्लूडेड ना हो। आपको बताना पड़ेगा कि ये कांटेक्ट तो था लेकिन इसमें कोई ना कोई सेक्सुअल इंटेंशन, नॉलेज, सेक्सुअल लस्ट इसमें इंक्लूडेड थी। किस तरीके से, उसके कंडक्ट से आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, किसी भी तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है, डिमांड कर रहा है कोई भी सेक्सुअल फेवर की। शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वुमन, किसी वुमन को पोर्नोग्राफी दिखा रहा है अगेंस्ट हर विल। ठीक है, वो चाहती नहीं है फिर भी वो उसको कोई ऐसी पोर्न वीडियोस, फिल्म्स उसके सामने चला देता है, उसको जबरदस्ती दिखा रहा है। या फिर मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कुछ ऐसे रिमार्क्स, कुछ ऐसे वर्ड्स वो अटर करता है जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन क्या कहता है कि पहले 3 क्लॉजेस के लिए जिसमें फिजिकल कांटेक्ट आपका इंक्लूडेड है, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर इंक्लूडेड है या फिर शोइंग पोर्नोग्राफी इसमें इंक्लूडेड है, वहां पे सजा कितनी रहेगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स, 3 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और फाइन और बोथ। ठीक है, और 4th क्लोज के लिए यानी कि मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स के लिए जो सजा है वो क्या है, आइदर डिस्क्रिप्शन की होएगी अप टू 1 ईयर या फिर फाइन या फिर दोनों। ठीक है, ये आपका सेक्शन 75 है। ये सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले दी गई थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, यहाँ इसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है सेक्शन 76। ये क्या कहता है, असोल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, डिसरोब का मतलब टू मेकिंग समवन नेक्ड। ठीक है, whoever assaults or uses criminal force to any woman, कोई भी पर्सन मैन अगर किसी वुमन को असोल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है या फिर किसी को अबेट करता है ऐसा कोई एक्ट करने के लिए, अबेटमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो रिप्लेस कर लेनी है, कोई असोल्ट करता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है किसी वुमन के साथ या फिर किसी दूसरे को अबेट करता है किसी वुमन के साथ ऐसा करने के लिए विद इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग हर और कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड। वो क्या चाहता है कि इस वुमेन के कपड़े उतार दिए जाएं या फिर उसको इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो उतार दे। ठीक है, उसको कंपेल कर रहे हैं नेक्ड होने के लिए या फिर जबरदस्ती उसको डिसरोब किया जा रहा है। ठीक है, पनिशमेंट कितनी रहेगी, 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, यानी कि मिनिमम 3 इयर्स मैक्सिमम 7 इयर्स ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन प्लस फाइन। क्लियर है, किसी वुमेन के साथ कोई असोल्ट होता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज होता है या किसी कोई एक मैन दूसरे मैन को अबेट करता है कि क्या करे, अबेट करता है, मैन अबेट कर रहा है, जरूरी नहीं वो मैन को ही कर रहा हो, वो वुमेन को भी अबेट कर सकता है। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने साथ एक लेडी लेके आया और उसको कहता है कि आप इसके कपड़े फाड़ दो। ठीक है, अब वो कहेगा कि मैंने तो ये ऑफेंस किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऑफेंस होता है मैन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई अबेट कर रहा है वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। क्लियर है, किस इंटेंशन के साथ, कि वो उसको डिसरोब करना चाह रहा है या फिर उसको इस तरह से कंपेल करना चाह रहा है कि वो खुद ही नेक्ड हो जाए, वो यहाँ पे कवर होगा। 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, इधर डिस्क्रिप्शन की प्लस फाइन रहेगा। इसका जो ओरिजिन है वो किसी रिकमेंडेशन पे बेस्ड नहीं है। सबसे पहले एमपी में स्टेट अमेंडमेंट आया था, उन्होंने इस क्लोज को डाला था 354 ए करके और बाद में इसको फॉर्मली ऐड कर दिया गया था आईपीसी में और अब इसको फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन इसको बीएनएस में डाल दिया गया है। ठीक है, तो यहां तक सेक्शन 76 तक प्लस 79 हमने कवर कर लिए हैं। आगे के सेक्शन अगली क्लास में पढ़ेंगे।